हेलो, सभी को नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आ जाएं। गुड इवनिंग। अपर्णा कह रही है यू आर लेट सर। वाह अपर्णा वाह। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हर्षित, आज 10:10 मिलते हैं। चलिए सर, थोड़ा सा डिस्कशन हटाते हैं और अपनी पढ़ाई पर काम करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत प्यारी चीज मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहले इस डिस्कशन की बात को इस डिस्कशन की बात को हम लोग कई नाम से जानते हैं। इस डिस्कशन की नाम की अगर मैं बात करूं तो इसे हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसी को हम अगर कहने की कोशिश करें तो PQRS, इसी को अगर हम कहने की कोशिश करें तो पैराजंबल। एक ही सवाल अलग अलग नाम से आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक ही सवाल आपकी परीक्षाओं में अलग अलग नाम से पूछा जाता है, जिसमें यही हुआ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यही हुआ PQRS और यही आपका सवाल मिलता है आप लोगों को पैराजंबल के नाम से। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन किस तरीके से घूमता है, चीजों को एक एक करके हम लोग जोड़ना, समझना, समझाना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों। सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक बहुत बेहतरीन सवाल है। पहले समझने से पहले एक बार सेंटेंस के लॉजिक को हम लोग समझ लेते हैं, फिर इससे जुड़ी हुई क्या क्या ट्रिक्स हमारी काम आएंगी उनको सबको मैं आपके साथ मिलकर जोड़ना, सीखना, समझना शुरू करूंगा। सबसे पहली बात तो एक बार अपन पहले दिन से ही रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या सुना समझा, और फिर इसके छोटे छोटे लॉजिक्स तैयार करेंगे, फिर प्रैक्टिस पर काम करेंगे। बेसिकली सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस की डेफिनेशन को 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। एक जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं कंप्लीट मीनिंग, ठीक है बच्चों, और एक दूसरी चीज आती है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और इस वर्ड्स की अगर हम बात करें तो वर्ड्स हमारे 3 हिस्सों में बढ़ते हैं, एक हुआ सब्जेक्ट, वर्ब और एक हुआ ऑब्जेक्ट। ये एक रिवीजन है। हम लोगों ने अब तक जो भी कुछ सुना, समझा, सीखा, कहीं पर भी कुछ भी चीज लिखी है, ये उस सारी बात की एक छोटी सी रिवीजन है। फिर चीजों को लॉजिकली आगे हम लोग को लेकर चलेंगे। और इसके अंदर अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये सवाल उठता है एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ अ वर्ड। और शायद इसी की वजह से हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए गए हैं, शब्द का सही फॉर्म कैसे यूज किया जाए और शब्द के सही फॉर्म को किस तरीके से सेंटेंस में लिखा जाता है। यह हुआ हमारे सामने सेंटेंस। अब इससे आगे अगर हम थोड़ा सा चलते हैं तो क्या है चीज का लॉजिक, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब अगर इस चीज को हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो किसी भी लिखे सेंटेंस के अंदर बेसिकली ये 3 चीजें चलती हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर हम लोगों ने सेंटेंस के टाइप्स को भी सुना है, समझा है। थोड़ा ध्यान से रिवीजन लगा लेते हैं। सेंटेंस के टाइप अलग अलग हुए, जिसमें एक सबसे पहला टाइप आता है हमारे काम एसर्टिव। एसर्टिव की अगर हम बात करें तो ये 2 हिस्सों में बंटता है,
डे 1 की क्लास को रिवाइज करना बच्चों। डे 1 की क्लास में हमने इनका जिक्र पढ़ा है, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव को ही एफर्मेटिव ना कहें तो इसी को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। और अगर इसका स्ट्रक्चर हम तैयार करें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट उसके बाद हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जाम्पल लिखूं मैं, राहुल इज रीडिंग अ नॉवल, तो ये हमारे सामने एक छोटा सा सेंटेंस हुआ जिसे हम एफर्मेटिव या पॉजिटिव कहते हैं। दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो दूसरा हिस्सा आता है हमारे सामने इसी का नेगेटिव। और नेगेटिव अगर स्ट्रक्चर हम लिखें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस एक चीज हमें याद रखनी होती है कि हम लोग इस नॉट का जिक्र हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं। आगे हम लोग लिखने की कोशिश करें तो मेन वर्ब और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि एक सेंटेंस की अगर मैं बात करना चाहूं, इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर नेगेटिव हम बनाना चाहें तो राहुल इज नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लिखने का काम करते हैं। आगे हमने कहा रीडिंग अ नॉवल। ठीक है बच्चों, फिर इसी से दूसरी एक बात जुड़ती है, उस बात को हम लोग कहते हैं दूसरे टाइप। और ये हुआ हमारे पास दूसरा टाइप, इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो इंटेरोगेटिव बेसिकली दो तरह के हुए, दोनों के नाम समझ लें। एक का नाम हमने पढ़ा क्लोज एंडेड, एक का नाम हमने समझा ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड एक ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर या तो यस या फिर नो मिलता है। चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों के नाम लिख लेता हूं जी। एक हुआ क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड एक ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर हम लोगों को मिलता है या तो यस या फिर हमें इसका आंसर मिलता है नो में। ऐसे लिखे सेंटेंस की शुरुआत में अगर हम देखें तो ऐसे लिखे सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारे सामने सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल लिखने की कोशिश अगर मैं करूं, हैव यू कॉल्ड अप योर फ्रेंड। तो हम जब इसकी बात करते हैं, क्या आपने अपने दोस्त को बुलाया है, आपका जवाब या तो हाँ होगा या ना होगा। ठीक है, एक दूसरे टाइप के सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसे लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर हम सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं बच्चों क्वेश्चन वर्ड, और इस क्वेश्चन वर्ड के बाद यही स्ट्रक्चर पूरा लिखा जाता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगर इसका मैं एक सेंटेंस तैयार करने की कोशिश करूं तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आपकी मदद के लिए। यहां लिख देता हूं व्हाट आर यू डूइंग हियर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हुआ दूसरा क्वेश्चन। तो सेंटेंसेस के टाइप बनते हैं जब हम इनकी अरेंजमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। एक एसर्टिव दो हिस्सों में बटा, एक इंटेरोगेटिव दो हिस्सों में बटा। पहले इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा, फिर मैं चीजों को आगे ले चलता हूं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक की दो बातें आपको समझ आई होंगी। सेंटेंस के और भी टाइप्स हैं बेटा, इनको समझ लो, आपके काम आएंगे ये।
और सेंटेंस रीअरेंजमेंट इतना खूबसूरत सवाल हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन पर काम करूंगा तो हर एक छोटी बड़ी बात जो भी मैं आपके सामने कह रहा हूं, लिख रहा हूं, ये हर एक छोटी बड़ी बात हमारी मदद करेगी। और एक बात और याद रखना बच्चों, जिन बच्चों की अच्छी तैयारी नहीं होती ना इस एस्पेक्ट को लेकर, वो बच्चे इस क्वेश्चन से हमेशा डरते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में डरने वाली एक भी बात नहीं है। चलो फिलहाल मैं तो चीजों को समझाना चाहूंगा। एक तीसरे टाइप की अगर हम बात करें तो ये हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस, और ऐसे लिखे हुए इंपेरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम लोग मेंशन करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, याद होगा ऐसे सेंटेंसेस रिक्वेस्ट हो सकते हैं, ऑर्डर एटसेट्रा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले दिन की क्लास आराम से देख लीजिएगा, तब भी कराए हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का है तो इस पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं शट द डोर, अब इस लिखे हुए सेंटेंस में शट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और लिखा द डोर इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी के बाद एक अगला सेंटेंस का टाइप आता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेंटेंस हुआ जिसके अंदर एक्सक्लेम करते हैं हम, ठीक। और ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस में अगर हम बात करें तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं इंटरजेक्शन का। जैसे अगर एग्जांपल कहने की कोशिश मैं करूं, वाओ आई हैव सोल्ड द क्वेश्चंस, तो आप यहां पर जो चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली ये चीज है आप लोगों के लिए एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है बेटा, और इसके बाद एक टाइप आता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो किसी को कर्स, ब्लेस या फिर प्रे करने के काम आता है। जब आप किसी को दुआ, बद्दुआ या आशीर्वाद देने का काम करते हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे आप अगर किसी इंसान को कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू अ हैप्पी लाइफ, तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस आपकी दुआ या बद्दुआ की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार इसे देख लीजिएगा फिर आगे लेके चलना चाहेंगे हम। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोगों ने देख ली होगी, समझ ली होगी। अब लेके चलते हैं इस बात को थोड़ा सा आगे। अब इस सेंटेंस के दायरे का तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अब मुझे इन चीजों को समझना है कि सेंटेंसेस में एक्चुअल में क्या क्या शब्द हैं, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कैसे काम करती है। चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनने समझने का काम करें। जब भी हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस के अंदर बेसिकली एक हुआ हमारे सामने सब्जेक्ट, एक हुआ हमारे सामने वर्ब और एक हुआ हमारे सामने ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा,
अब अगर हम इस सेंटेंस में बात करने की कोशिश करें, एक सब्जेक्ट हुआ, एक वर्ब हुआ और एक ऑब्जेक्ट हुआ, इन तीनों की तीनों बातचीत में कुछ ना कुछ खास जुड़ेगा। लॉजिकली समझें, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या फिर सेंटेंस के सब्जेक्ट के नाम पर एक प्रोनाउन हो सकता है। और हम लोगों ने समझने की कोशिश की, कुछ एक नाउन इक्विवेलेंट है जिसमें हम लोगों ने द लगाकर एडजेक्टिव लिखा था। बातें हम लोगों को ये पता है शायद, इसलिए मैं इन चीजों पर ज्यादा डेप्थ में काम नहीं करूंगा। इस वर्ब की अगर हम बात करें तो इस वर्ब के आधार हम लोगों ने तैयार किए। अगर हम लोगों को लिखी मिलती है लिंकिंग वर्ब, तो भैया लिंकिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो दो रूप में बट जाता है, या तो वो ऑब्जेक्ट होगा नाउन, ठीक है, या फिर वो लिखा जाना चाहिए अपने आप में एक एडजेक्टिव, ठीक है। अब अगर हमारे सामने लिखी हुई नजर आती है एक एक्शन वर्ब, बच्चों याद है एडवर्ब में हमने इन चीजों को पढ़ा है, अगर लिखी मिलती है हम लोगों को एक एक्शन बताने वाली वर्ब, तो एक्शन बताने वाली वर्ब या तो हमारे पास ऑब्जेक्ट लिखवाना चाहेगी नाउन या फिर प्रोनाउन वाला, या फिर हम लोग यूज करते हैं एडवर्ब। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिए हम लोग अपने एडवर्ब वाले सेक्शन को देख लेंगे तो शायद यहां पर आप परेशान नहीं होंगे। अब एक तीसरा सवाल उठता है, ऑब्जेक्ट भी अपने आप में कुछ हिस्सों में बट जाता है। एक ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हुआ जो वर्ब के लिए काम करता है, ठीक है। और इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, Rahul offered a job to रमेश। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं समझने का काम करता हूं तो ये सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट हुआ, इसी सब्जेक्ट की ये जो लिखी है वो वर्ब है, ठीक, बेसिकली एक एक्शन वर्ब है, सभी लोग जानते हैं। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ जॉब, ये हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, ये लिखा टू रमेश, ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। इस कहानी को एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर मैं आगे लिखूंगा। अब सारी की सारी कहानी की रिवीजन भी है, आप लोगों को सेंटेंस रीअरेंजमेंट को देखने पर, समझने पर ये क्लियर होगा कि इसके अंदर हम हर एक बात को समझने की कोशिश करते नजर आएंगे। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं।
हमारे सामने सेंटेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन तो यहां तक काम आती है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट के आधार को हम थोड़ा ध्यान से समझें तो इस ऑब्जेक्ट के आधार को हम लोगों ने कहीं ना कहीं एडवर्ब के साथ रिलेट करने का काम किया था। थोड़ी सी बात मैं करूंगा, बाकी की बात आपको खुद ही समझ आनी शुरू होगी मुझे लगता है। जस्ट अ मिनट प्लीज। अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम लोगों ने एडवर्ब में एक छोटी सी बात समझी थी। एडवर्ब के कुछ टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे और एडवर्ब के टाइप्स के अंदर हम लोगों ने अरेंजमेंट को समझने का काम किया था। और एडवर्ब के कुछ ये लॉजिक्स हैं जो हमारी अब मदद करने वाले हैं। हम सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखने की कोशिश करते थे, फिर उसके बाद प्लेस और उसके बाद लिखते थे टाइम। ठीक है बच्चों, अपने एडवर्ब के नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना, आज इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। फिर हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी एडवर्ब की कैटेगरी में एक बहुत प्यारी एडवर्ब है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम हमेशा वर्ब से ठीक पहले मेंशन करते हैं, ये हम लोगों ने समझाया। ठीक है बच्चों, अगर हम थोड़ा और गहराई से चीजों को समझने की कोशिश करें तो छोटी छोटी चीजें हमारी मदद करती हैं। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने एक चीज समझने की कोशिश की कि नाउन से ठीक पहले हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं। हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि प्रेपोजिशन के ठीक बाद हम हमेशा यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये वो लॉजिक्स हैं जो अब हमारी मदद करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझने का काम करना। इस प्रेपोजिशन को समझने के लिए प्रोनाउंस में हमने इसके छोटे छोटे रूप बनाए थे। एक पॉजिटिव वाली कुछ लिस्ट तैयार की थी, याद है बेटा, जिसमें हमने लिखा था लाइक, विद, टुगेदर, विद, एटसेट्रा। इसी कैटेगरी में एक हमने बात कही थी नेगेटिव। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो तैयार होती है हमारी बातचीत अनलाइक, विदाउट, बहुत सारी बातें हैं। फिर हम लोगों ने एक चीज तैयार की थी जिसे हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। बेसिकली प्रेपोजिशनल फ्रेज बनते कैसे हैं हम लोगों ने इस लॉजिक को समझा था, और ये अपने आप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जुड़ती है प्रेपोजिशन। अब अगर हम इसकी बात करने चाहें तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए जैसे हम लोगों ने लिखा था उस समय, अपने नोट्स देखना बच्चों, प्रोनाउन में लिखवाया गया है असिस्टेड बाय, फॉलोड बाय, प्लीज्ड विद, एटसेट्रा। अगर हम कहें तो ये बेसिकली आपके पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हैं, पर उस समय हमने नाम नहीं पढ़ा था क्योंकि हम वर्ब एडवांस में इसके नाम से परिचित हुए। ठीक है बेटा, एक बार इस चीज को लिख लो फटाफट से, फिर मैं आगे लॉजिक्स को लिखने की कोशिश करूंगा।
चलो मेरे भाई, अब चीजों को समझने की कोशिश थोड़ी आगे लेके चलते हैं। देखो बच्चों, ये तो वो थी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन जिनके आधार पर हम किसी भी सेंटेंस के लॉजिक्स को समझ सकते हैं। अब हमारा जो सवाल उठता है वो बड़ा प्यारा हुआ, और हमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो क्वेश्चन दिया जाता है वो किस तरीके से दिया जाता है मैं समझाना चाहूंगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो सवाल हमें दिया जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो सवाल हमें दिया जाता है उसके पहले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। हमारे सामने सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो स्ट्रक्चर दिया जाता है वो दिया जाता है फर्स्ट पी क्यू आर एस सिक्स्थ, ऐसे ही दिया जाता है। अब स्टूडेंट से अक्सर गलती क्या होती है, थोड़ा ध्यान से सुने इस बात को। स्टूडेंट से अक्सर गलती क्या होती है कि स्टूडेंट्स इस लिखे हुए क्वेश्चन को तो देखते नहीं है और इस क्वेश्चन के तरीके अपनी तरफ से खोज लेते हैं। क्या है वो तरीका खोजने का, थोड़ा सा ध्यान से सुने। लिखे हुए सेंटेंस के अपने तुक्के लगाने शुरू कर देते हैं, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद वो आएगा, के बाद ये आएगा, और फिर ये जचा दिया। ठीक है भाई, अगर हम हकीकत समझें तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कभी भी नहीं बन पाता। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसके प्रोवाइडेड ऑप्शंस को पढ़ना हमें जरूर सीखना चाहिए। हमारे सामने लिखे हुए इस क्वेश्चन की, मान लीजिए हमारे सामने लिखे हुए इस क्वेश्चन की 4 चॉइसेस हैं। मेरे सामने लिखे हुए सेंटेंस की ये 4 चॉइसेस हैं, ठीक है बच्चों, और इन चारों की चारों चॉइसेस से बाहर तो कोई आंसर होगा नहीं। बोल नहीं रहे हो यार। हमारे सामने किसी भी PQRS के क्वेश्चन की ये 4 चॉइसेस हैं। इन 4 चॉइसेस से बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये अपने आप में सच है। अब इन चारों की चारों चॉइसेस को अगर हम ध्यान से समझें तो इन 4 चॉइसेस में पहले इन लिखे हुए ऑप्शंस को पढ़ना, इन ऑप्शंस को पढ़ना या इन ऑप्शंस को देखना हम लोगों को आना होगा। अब अगर हम ध्यान से समझने का काम करें तो बेटा ध्यान से देखो, इस लिखे हुए ऑप्शन की शुरुआत में P है, इस लिखे ऑप्शन की शुरुआत में S है, इस ऑप्शन की शुरुआत में R, इस ऑप्शन की शुरुआत में Q है। ठीक, यानी कि अगर पहले के बाद मुझे इनमें से किसी एक का लिंक मिल गया, मेरा सारा आंसर बन गया। बोलो हाँ, ठीक है। इस चीज को फिर ध्यान से समझो। हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है जिसमें पहला पार्ट फिक्स हुआ और 6th पार्ट फिक्स हुआ, बाकी इनकी अरेंजमेंट को हमें मेंटेन करना है। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन यानी कि फर्स्ट पार्ट के साथ अगर शुरुआती एक लिंक मिला दूं तो बाकी के तो सारे के सारे हमारे ऑप्शंस अरेंज्ड हैं, इन पर तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बोलो हाँ, ठीक है बेटा। अगर हम लोगों को शुरुआत का लिंक नहीं मिल रहा तो हम चीजों को रिवर्स में देख सकते हैं। भाई 6 से पहले भी तो इनमें से कोई एक ओपिनियन आएगा, तो ध्यान से देखोगे तो सर आखिर में या तो लिखा है S या फिर लिखा है Q। अरे हाँ है ना, यानी कि 6 से पहले या तो S होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, Q। यानी कि 6 से पहले ना तो R का लेना देना ना P का लेना देना। भाई समझ में आया? इसका मतलब हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका सीखना होगा। ठीक है बच्चों। अब हमारे सामने लिखे हुए किसी भी क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने लिखे हुए किसी भी क्वेश्चन को हम लोग जब सोल्व करते हैं तो सोल्व करने का एक बड़ा सॉलिड तरीका हो सकता है। आओ इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई। हमारे सामने जब हम इस PQRS को सोल्व करते हैं, बेसिकली इसको सोल्व करने का एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं DNA प्रोसेस। अब ये नाम सुनते ही हमारा दिमाग घूमता है कि सर DNA का मतलब क्या हुआ, साइंस पढ़ा रहे हो? DNA मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रहा और ना ही पढ़ा सकता, पर DNA का जब मैंने नाम लिया तो आपके दिमाग में एक सीढ़ी घूमती हुई आपको नजर आएगी। अरे हाँ है ना, जब इसमें एक सीढ़ी घूमती हुई आपको नजर आती है उसी के आधार पर क्वेश्चन बनता है। पहले चीजों को देखने की कोशिश करें। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस को इस तरीके से हिस्सों में बांटकर दिया जाता है। ठीक है बच्चों। अब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस को इस तरीके से हिस्सों में बांटकर दिया जाता है। मानकर चलो हमारा सेंटेंस का सीक्वेंस यही है। ठीक है, मान मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमसे। मान लो अगर यही हमारे सामने सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस में एक छोटा सा DNA बनता है। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखें।
इस डीएनए का लॉजिक काम करता है कि भाई पहले लिखे इस पार्ट का आखिरी जो शब्द है आने वाले इस पी की शुरुआत से मेल खाएगा, इस पी का आखिरी जो शब्द है वो इस क्यू की शुरुआत के शब्द से मेल खाएगा, इस क्यू का अंत इस आर की शुरुआत, इस आर का अंत एस की शुरुआत, इस एस का अंत सिक्स की शुरुआत से मेल खाएगा। बोलो हाँ। इसी चीज को हम कहते हैं डीएनए बनाना। अब ये डीएनए किस तरीके से काम करता है एक एक करके चीजों को मैं समझाना शुरू करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखो। ग्रामर के दौरान हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। मैं जब आप लोगों को प्रोनाउंस में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन पी क्यू आर एस को सोल्व करने में मदद करेगी। अगर फुर्सत है आपके पास रिवर्स में जाके अपनी वीडियो को देखना। भाई हमारे सामने मान लो दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट पी क्यू आर उसके बाद एस और एक दे दिया सिक्स्थ, ठीक है बेटा। अब अगर मान लो हमारे सामने इस लिखे हुए ऑप्शन के अंदर लिखकर दे दिया हु आर, ठीक है, और यहां पर हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है पीपल, तो इसका मतलब क्या हुआ, हु के बाद लिखा है आर, यानी कि हु से पहले हमें चाहिए नेम ऑफ अ पर्सन, वो भी प्लूरल। इसका मतलब इस आर से पहले क्या चीज हमें चाहिएगी, पी। अपने आप समझ में आ गई बात भाई, इस आर से पहले हमें क्या चीज चाहिएगी, पी। भाई बात समझ में आई, यही तो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का, यानी कि जिस ऑप्शन में आर से पहले पी लिखा है, जिस ऑप्शन में आर से पहले पी लिखा है, मैं इन लिखे हुए ऑप्शंस में उन्हीं को ढूंढूंगा। अरे हाँ ना, जिस ऑप्शन में आर से पहले पी लिखा है मैं उसी को ढूंढूंगा, मुझे बाकी को सोचने देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बातचीत भाई। चलो एक हम लोगों ने लॉजिक समझा है, थोड़ा ध्यान से समझें, जिसे हम लोग कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कई तरीके से हमने पढ़ी है भाई, एडजेक्टिव्स पढ़ा है। अगर मान लो लिखे हुए इन सारे के सारे सीक्वेंस में अगर मान लो मुझे यहां पर लिखा हुआ मिलता है मोर और यहां पर मुझे लिखा हुआ मिलता है क्या चीज, देन। बेटा देखो ध्यान से क्या लिखा, वहां लिखा मिला मोर और सिक्स्थ पे लिखा मिला देन। तो सभी बच्चों को पता है कि मोर के साथ कंपैरिजन बनाने के लिए देन की हमें जरूरत है, तो इसका मतलब क्यू के बाद हमें सिक्स्थ लिखा हुआ चाहिए, तो यानी कि ये आंसर हम लोग ऑप्शन करेंगे। भाई हाँ ना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मदद करती हैं। बच्चों हम लोगों ने और भी कई सारे लॉजिक समझने की कोशिश करी है। अच्छा पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं ध्यान से, एक लिखा नाउन और एक मैंने लिखा प्रोनाउन। दोनों के दोनों शब्दों को आप जानते हैं। नाउन की डेफिनेशन क्या बताई थी भाई, नेमिंग वर्ड, वेरी गुड। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बताई थी, अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। अब आपके सामने एक मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे समझा नहीं जा सके, वरना रटने के लिए तो हम लोग हैं ही। मान लो हमारे सामने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने लिखा हुआ देखा हिज, यहां पर हम लोगों ने लिखा हुआ देखा ही, यहां पर हम लोगों ने लिखा हुआ देखा राहुल। तो भाई एक बात मुझे सोच के बताओ एक बात मुझे सोचकर बताओ, पहले नाउन का जिक्र आना चाहिए या फिर पहले प्रोनाउन का जिक्र आना चाहिए? हर कोई ये जानता है सर प्रोनाउन का जिक्र पहले क्यों आएगा, पहले नाउन आना चाहिए उसके बाद हम प्रोनाउन का जिक्र करेंगे। इसका मतलब इस P और Q से पहले हम लोगों को किस चीज को ढूंढना पड़ा, R। भाई बात समझ में आई, मैं प्रैक्टिस पर लाऊंगा तब ये लॉजिक्स और अच्छे से क्लियर होंगे। अच्छा बच्चों कुछ शब्द हैं जिनका फंक्शन हम लोगों को पता है। जैसे मान लो अगर स्टार्टिंग के ही इस हिस्से में हम लोगों को लिखा हुआ मिल जाता है इन माई ओपिनियन, ठीक है, आगे लिखा PQRS, ठीक है बेटा। हमारे सामने लिखा हुआ है इन माई ओपिनियन, अगर ये लिखा है तो हम इस PQRS में क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब देखो लॉजिक कैसे काम आता है, थोड़ा देखिए ध्यान से। लिखी हुई इस बात में अगर मैं इस इन को देखने की कोशिश करूं तो ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन की वजह से ये जो भी कुछ लिखा है ये एक ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अगर ये एक ऑब्जेक्टिव केस है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट तो नहीं बना, अरे भाई हाँ है ना, तो इसका मतलब हम इन लिखी हुई सारी की सारी चॉइसेस में सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। और मेरे भाई सभी लोग जानते हैं सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, प्रोनाउन। अब शुरुआत में इधर मान लीजिए लिखा हुआ एंड, यहां लिखा है ऑफ, यहां पर लिखा है द बॉयज
और यहां पर अगर मान लीजिए लिखा हुआ है मेरे सामने गिव, तो बेटा कौन सा ऑप्शन प्रायोरिटी पर आया? सीधी बात है कि हम लोगों को इस लिखी हुई बातचीत के तुरंत बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। तो जिस ऑप्शन में नाउन या प्रोनाउन है वही हमारे आंसर की शुरुआत बनाता है। तो इसी तरीके से लिखे हुए क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब समझ में आया बेटा? अब मैं इसी तरीके से काम करूंगा और दुनिया भर की ऐसी लिस्ट हम बनाने की कोशिश कर पाएंगे। तो पहले इनको एक बार आप लोग लिख लें, क्योंकि जब आप लिखोगे तो दिमाग खुलेगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस पर अब आ रहा हूं और ऐसी कितनी ही बातें मैं लिखवा सकता हूं, लेकिन बिना प्रैक्टिस सब चीजें जीरो हैं। एक बार लिखें। तो मुझे लगता है आप लोगों ने इस कथा को यहां तक तो लिख लिया है। अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस हाजिर होंगे, मैं कोपचे में बैठूंगा और एक एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने बड़े ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं जिस इंसान ने शुरुआत ठीक से समझ ली उसे आगे का हर एक क्वेश्चन बहुत सेंसिबल तरीके से समझ आना शुरू होगा। और अगर आप में से कोई बच्चा दिमाग लगाकर अपना जरूर से ज्यादा और कमेंटबाजी में आंसर लिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझना है, सुनना है और अपने दिमाग को यूज करना है, ना कि कमेंटबाजी। ठीक है बच्चों, चलिए प्रयास शुरू करते हैं। आपके सामने अलग अलग क्वेश्चंस अब हाजिर होते जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले इस लिखे हुए क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो क्वेश्चन हमारे सामने आया अ हाई परसेंटेज ऑफ, और 6 पॉइंट हमारे सामने लिखा है ऑन एनी अदर डे ऑफ द वीक।
अगर मैं इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करूं तो लिखा है अ हाई परसेंटेज ऑफ, इस शब्द के आखिर में लिखा है ऑफ, ठीक। अब देखो मैं थोड़ी सी मदद करना चाहूंगा आप लोगों की। ये तो एक ही बार में अगर ध्यान से देख लिया ना तो खेल इतना प्यार से समझ आता है, वरना उलझनन बढ़ती ही चली जाएंगी। देखो बेटा, हमारे सामने फर्स्ट पार्ट में लिखा है अ हाई परसेंटेज ऑफ, ठीक है। मैं देख लेता हूं क्वेश्चन को जरा। क्योंकि बार बार इधर उधर पलटना हमसे ना हो पाएगा। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है अ हाई परसेंटेज ऑफ पी क्यू आर एस, और फिर लिखा है सिक्स्थ, ठीक है बच्चों। इसकी शुरुआत में लिखा है इन, इसकी शुरुआत में लिखा है एंड, इसकी शुरुआत में लिखा है हार्ट फेलियर, और इसकी लिखी ही बातचीत में सर लिखा हुआ है हार्ट अटैक। सिक्स्थ ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें तो सर लिखा है ऑन, ठीक है बेटा। अब अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से हम देखें तो सभी के सभी ऑप्शंस की अगर हम शुरुआत देखें एस पी क्यू आर, ठीक है बच्चों, सभी की शुरुआत अलग अलग है। अरे भाई हाँ है ना, सभी की शुरुआत अलग अलग है, यानी कि पहला लिंक मिल गया तो आंसर बनेगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखी है एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का यूज होगा नहीं, तो इसके बाद हम लोगों को पी ऑप्शन की जरूरत नहीं। क्या प्रेपोजिशन के बाद एंड कंजंक्शन का यूज होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस ऑफ के बाद या तो हमें लिखा हुआ मिल सकता है आर या फिर लिखा मिल सकता है एस, ठीक है बेटा। दो ऑप्शन सामने से हट गए हैं। जो ऑप्शंस पी या क्यू लिखकर दे रहे हैं शुरुआत में वो तो हट ही गए, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन नहीं, एंड कंजंक्शन का लेना देना नहीं। अब अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो बड़े ध्यान से देखो बेटा, लिखे हुए ऑप्शन क्यू के अंदर आपको नजर आ रहा है मोर। क्या नजर आ रहा है? मोर। और इस मोर के बाद अगर देखें आर ऑप्शन में लिखा मिला आप लोगों को देन। क्या लिखा मिला बेटा? देन। तो मोर के बाद देन हम लोगों को लिखा हुआ नजर आया, तो इसका मतलब क्यू के साथ हमें आर लिखा हुआ चाहिए, क्यू के साथ हमें आर लिखा हुआ चाहिए। तो क्यू के साथ लिखा हुआ आर या तो ऑप्शन ए में है या फिर ऑप्शन बी में है। बोल नहीं रहे हो सर? अरे हाँ है ना, या तो ऑप्शन ए में है या फिर ऑप्शन बी में है। अब हमें यह चीज पता चलती है कि फर्स्ट के बाद या तो आर या फिर एस, ठीक है। फर्स्ट के बाद या तो आर या फिर एस, ठीक है बच्चों। और हम लोगों को समझ आ रहा है कि क्यू के बाद हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए आर। जब क्यू के बाद हम आर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जब क्यू के बाद आर लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया फर्स्ट के बाद आपका एस हो गया, यानी कि फर्स्ट के इमीडिएट, मैं अगर कहना चाहूं फर्स्ट के इमीडिएट तो मुझे चाहिए एस और इसी के अंदर कहीं पर लिखा हुआ चाहिए क्यू आर, और इस आर के बाद सिक्स्थ। कौन से ऑप्शन में करेक्ट हुआ बेटा? हो गया बच्चा आप लोगों का आंसर करेक्ट, ए फॉर एप्पल। लॉजिक समझ आया? अब इसी तरीके से मैं कोपचे में बैठकर एक एक क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं आप हर एक सवाल पर दिमाग लगाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों के सामने लाया जाए। बच्चों दिमाग लगाएं, फिर मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा। कोशिश करें बच्चों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करना शुरू करूंगा। सबसे पहले लिखा है क्लाइमेट चेंज ड्यू, ठीक है। अब आप अगर समझते हैं या याद हो आप लोगों को ये चीज, तो क्लाइमेट चेंज ड्यू, ड्यू के साथ हम हमेशा प्रेपोजिशन यूज करते हैं टू। अरे भाई हाँ है ना, ड्यू के साथ हम हमेशा यूज करते हैं टू। तो इस
के मुताबिक क्लाइमेट चेंज के साथ ड्यू लिखा है टू के लिए या तो ऑप्शन पी हमें शुरुआत में चाहिए या फिर एस शुरुआत में चाहिए। अब कॉमन सेंस लगाकर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज राइस प्रोडक्शन की वजह से तो हो नहीं सकती, अरे हाँ है ना, तो क्लाइमेट चेंज होने का रीजन हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि फर्स्ट के बाद आपका एस ऑप्शन चाहिए। इसके मुताबिक आपका या तो ए या फिर सी में से कोई एक आंसर हो। क्लियर है बच्चों? अब देखो ध्यान से लिखा हुआ है ऑप्शन आर, इसे देखो लिखा हुआ है इज द न्यू चैलेंज। अब ये न्यू चैलेंज किसके लिए हुआ? टू राइस प्रोडक्शन, यानी कि आर के बाद हमें चाहिए पी और फर्स्ट के बाद हमें चाहिए एस। कौन से ऑप्शन में है बच्चों? ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर काम करें जरा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सा लॉजिक काम करता है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले देखो सभी के सभी ऑप्शंस की शुरुआत अलग है, पी क्यू आर एस सभी की शुरुआत अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि शुरुआत अगर मिल गई तो बाकी के क्वेश्चन पर कोई परेशान कर ही नहीं पाएगा। सेंटेंस की शुरुआत में नंबर 1 पर लिखा है डेड वेंट फिशिंग, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन पी को आप देखोगे तो इसके अंदर शी का यूज हुआ, अरे हाँ है ना। ऑप्शन क्यू के अंदर लिखा है मोम, ऑप्शन आर के अंदर लिखा है शी, ऑप्शन एस के अंदर लिखा है हर और सिक्स्थ के अंदर लिखा है हर। तो सभी बच्चों को अभी अभी बताया गया था बेटा पहले नाउन आएगा उसके बाद प्रोनाउन आएगा। इसका मतलब इस सभी की सभी सीरीज में सबसे पहले मोम वाले ऑप्शन को लिखा जाए। इसका मतलब फर्स्ट के बाद हमें क्यू ऑप्शन चाहिएगा, यानी कि आपका सीक्वेंस बनता है फर्स्ट के बाद क्यू। देखना बेटा कौन से ऑप्शन की शुरुआत में क्यू है? जी, सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर दिमाग लगाएं। चलिए दोस्तों इस लिखे क्वेश्चन के आंसर पर काम करते हैं। लिखा है क्वेश्चन वी सर्च्ड एवरीवेयर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखे हुए ऑप्शन के अंदर शुरुआत में देखें ध्यान से आर क्यू पी एस, सभी के सभी ऑप्शंस की शुरुआत को देखें तो अलग अलग है, यानी कि शुरुआत अगर मिल गई तो बात ही खत्म होगी, बाकी के ऑप्शंस पर परेशानी की जरूरत ही नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें बच्चों ऑप्शन आर के आखिर में क्या लिखा है पढ़ो। ऑप्शन आर की अंत में लिखा है नो। हम लोगों को एक चीज पता है कि नो एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद हम हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। अगर हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं तो भाई सिंगुलर नाउन का मतलब हमें समझ आया, हमें शुरुआत में लिखा हुआ चाहिए किसी भी ऑप्शन की शुरुआत में सिंगुलर नाउन। पी की शुरुआत में लिखा है एंड, यानी कि आर से आर के ठीक बाद पी तो आएगा नहीं। ऑप्शन क्यू की शुरुआत में लिखा है इनसाइड, यानी कि आर के बाद क्यू ऑप्शन भी नहीं चाहिए। आर के बाद एस ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि सर अंडर अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, लेकिन नो के बाद तो हमें एक नाउन चाहिए, तो बात अपनी सटीक हो गई। आर के बाद हमें सिक्स्थ ऑप्शन की शुरुआत में लिखा मिला ट्रेस, जो कि अपने आप में एक नाउन है, यानी कि आर के बाद सिक्स्थ। देखना बच्चों कौन से ऑप्शन के आखिर में आर लिखा है? जी, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर दिमाग लगाएं।
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं ये उन बच्चों के लिए जो एक भी मिनट नहीं लगाते लॉजिक्स को जोड़ने में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझाता हूं। लिखे हुए इस क्वेश्चन पर अगर हम काम करें तो सभी की शुरुआत में अगर देखा जाए तो PRS लिखा है, Q ऑप्शन किसी की शुरुआत में नहीं। अब अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इन लिखे हुए ऑप्शंस में सबसे पहले लिखा है द पब्लिक इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड। बेसिकली ये आपका सेंटेंस यहां पर ही कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब इसके बाद हम लोगों को लिखना होगा एक दूसरा सेंटेंस, और दूसरे सेंटेंस के लिए हमें चाहिए लिखा हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आया आपको ऑप्शन आर में। अगर ऑप्शन आर में सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आर किसकी शुरुआत में है? बी फॉर बॉम्बे। और जहां बी फॉर बॉम्बे आपका कंफर्म हो ही गया है तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेक योर टाइम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के लॉजिक पर मैं काम करना चाहूंगा आप लोगों के मिलकर साथ। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ क्वेश्चन हमारे सामने हुआ मॉडर्न एजुकेशन इज बुकिश। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस लिखे हुए सेंटेंस में ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इस सेंटेंस के सीक्वेंस में RPQ लिखा है, S किसी की शुरुआत में नहीं। ठीक है बच्चों। अब अगर इस लिखी हुई सेंटेंस की सीक्वेंस को हम देखें तो लिखा हुआ है मॉडर्न एजुकेशन इज बुकिश, एंड एक खूबसूरत कंजंक्शन होता है जो एक ही जैसे दो आइडियाज को साथ रखता है। बुकिश अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। आर ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो लिखा है डिवोर्स्ड फ्रॉम, ये भी नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो इन दोनों को अगर आप पास रखोगे तो बात अच्छी बनेगी। मॉडर्न एजुकेशन इज बुकिश एंड डिवोर्स्ड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि ए या फिर सी में से कोई एक आंसर बन सकता है। अब हमें देखना है कि इसके बाद हम क्यू लिखें या एस लिखें।
फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ दैट सो कॉल्ड लिबरल एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर आपका इसी की वजह से बनता है। अरे यही तो मजा है इन क्वेश्चंस का भाई, जितना दिमाग लगाओगे उतना फायदा आपको मिलेगा। जी जनाब, सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। प्लीज पे अटेंशन एंड ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन। लिए आओ दोस्तों क्वेश्चन पर लॉजिकल काम करते हैं। सेंटेंसेस की शुरुआत में लिखा है पी पी क्यू एस। अब अगर हम इनके लॉजिक्स को बनाने की कोशिश करें तो लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखें। लिखे हुए सेंटेंस में न्यू इंडस्ट्रीज, ये तो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब ऑप्शन पी के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी के आखिर में लिखा है यूजुअली, और यूजुअली एक एडवर्ब है जो फ्रीक्वेंसी की बात करता है। जब ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी वाली जो भी शब्द हैं बच्चों वो वर्ब से ठीक पहले यूज होते हैं। इसका मतलब हम लोगों को लिखे हुए ऑप्शंस में उसे ढूंढना होगा जिसकी शुरुआत में वर्ब लिखी हो। अगर आप ध्यान से देखें तो क्यू की शुरुआत में सपोर्टेड, देखो बच्चों ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, सपोर्टेड बाय, ठीक है, लेकिन एस ऑप्शन की शुरुआत में एक वर्ब लिखी है। इसका मतलब पी के बाद आपका एस कंफर्म हुआ, ठीक है। अब लिखे हुए क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि आपके पी वाले ऑप्शन के बाद एस हमें चाहिए। देखो जरा कौन कौन से ऑप्शंस में पी के बाद एस लिखा है, या तो ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी। ए और डी दोनों डिस्कशन से बाहर हुए, ठीक है बेटा। अब बी या फिर सी में से किसी एक ऑप्शन को हमें टिकटॉक करना है ठीक है भाई, चलो भाई दिमाग लगाते हैं अब इस बात में, या तो बी या फिर सी। आप अगर इसे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो सपोर्टेड बाय फॉरेन लिखा है, बेसिकली ये लिखी हुई बातचीत एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आपका सेंटेंस करेक्ट होता है न्यू इंडस्ट्रीज सपोर्टेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट्स, यानी कि फर्स्ट के बाद क्यू, उसके बाद पी और उसके बाद आपका एस। देखना बच्चों कौन से ऑप्शन में हुआ, यस बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 8 पर काम करते हैं। Try to solve the question, ladies and gentlemen. चलिए बच्चों क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू करते हैं। सभी के सभी ऑप्शंस की शुरुआत में पी क्यू आर एस अलग अलग लिखे हैं, सभी की शुरुआत में पी क्यू आर एस अलग अलग लिखे हैं। अब बच्चों बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, लिखे हुए इन सभी के सभी ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो लिखा हुआ फर्स्ट चॉइस है एज हार्ट डिजीज कॉन्टिन्यूज। तो कॉन्टिन्यू के साथ हम हमेशा इन्फिनिटिव लिखते हैं, तो कॉन्टिन्यूज टू बी। तो जिस ऑप्शन की शुरुआत में क्यू लिखा है वही आपका आंसर होना चाहिए भाई। क्यू ऑप्शन लिखा हुआ है आप लोगों के डी फॉर दिल्ली में। कॉन्टिन्यू के साथ हमेशा टू बी लिखा जाता है भाई, कॉन्टिन्यू के साथ हमेशा इन्फिनिटिव आता है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करें।
क्वेश्चन पर काम करते हैं और लिखा है कैन, देखो ये ओनली वन जो लिखा है ना बेटा, इसे ठीक कर लीजिएगा, लिखा है एनी वन। अब ये अपने आप में एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन हुआ जिसकी शुरुआत में अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो एनी वन एक सब्जेक्ट हुआ, यानी कि इसके बाद हमें लिखी हुई चाहिए मेन वर्ब, और वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके हिसाब से फर्स्ट के ठीक बाद हमें वर्ब चाहिए, तो फॉल्सहुड वर्ब नहीं है, एंड की ऑप्शन वर्ब नहीं है, आर फॉर अ लॉन्ग टाइम इसमें भी वर्ब नहीं है, यानी कि फर्स्ट के बाद एस ऑप्शन में वर्ब लिखी है। देखना बच्चों कौन से ऑप्शन की शुरुआत में एस लिखा है। जी करेक्ट आंसर हुआ सी फॉर चाइना। क्वेश्चन नंबर 10 पर काम करते हैं बेटा, दिमाग लगाएं प्लीज। चलिए भाई इस लिखे हुए क्वेश्चन पर काम करते हैं। लिखे हुए इन सभी के सभी ऑप्शंस को देखें पहले। क्यू आर पी एस यानी कि शुरुआत अगर अलग है तो बेटा शुरुआत मिलते ही आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सोल्व हो जाता है। अब बड़े ध्यान से देखें, लिखा हुआ सेंटेंस आता है हमारे सामने, द मल्टी सोर्सिंग ऑफ, आगे लिखा है फाइनेंशियल मैस विद कॉइन्स लेड टू अ यूजिंग देयर ओन मिक्स ऑफ, आगे लिखा है डिफरेंट मिंट्स, आगे लिखा है मेटल्स एंड एलॉयज। अब देखो बच्चों ध्यान से समझने का काम करना, यहां जो लिखा है ये हमारे सामने, यहां ये जो लिखा हुआ है हमारे सामने मल्टी सोर्सिंग ऑफ, अब आप सभी को पता है वैसे तो प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आप यूज करते हैं, यानी कि आर ऑप्शन की शुरुआत काफी है, ठीक है। अगर हम इसे ध्यान से दूसरे तरीके से भी देखने की कोशिश करें तो मिंट जिसे हम कहते हैं, मिंट, मिंट बेसिकली वो जगह है जहां पर टकसाल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल इसके आधार पर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन पर सॉल्यूशन पर काम करते हैं। लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें, सभी की शुरुआत में आर या फिर एस का जिक्र है। ठीक है जी। अब आर या एस के जिक्र के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। लिखा है ग्रीड इज रिगार्डेड एज। पहली बात तो ग्रीड इज रिगार्डेड एज के तुरंत बाद आपका बिहेवियर की बात कर रही है, जो वो है इमोरल बिहेवियर। ठीक है जी। फर्स्ट के बाद आपका एस कंफर्म हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आर के आखिर में लिखा है इफेक्ट। हमें पता है बच्चों कि इफेक्ट के साथ एक प्रेपोजिशन हमेशा आती है और वो है ऑन, यानी कि आर के बाद हमें सिक्स्थ ऑप्शन चाहिए। देखना बच्चों कौन से ऑप्शन की आर लिखा हुआ है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। सॉल्व करें प्लीज। चलिए बच्चों, लिखे हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है, किसी भी चीज को कंफ्यूजन में लेकर ना चलें। ऑप्शन क्यों लिखा है हमारे सामने, इन सर्च। हमारे सामने लिखा हुआ ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो ध्यान से। क्यू के आखिर में लिखा है इन सर्च। हमें पता है ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है, और इससे हम अगर देखें ध्यान से तो लिखा जाता है इन सर्च ऑफ। और आपके सिक्स ऑप्शन की शुरुआत में लिखा है ऑफ, तो बात ही खत्म होगी। आर लिखा होना चाहिए सिक्स से पहले, यानी कि आखिर में आर हमें लिखा हुआ मिलता है। डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर आपकी तरफ से हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पर काम करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। काम कीजिए प्लीज इस लिखे हुए क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, लिखे हुए क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूंगा मैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम, प्रेपोजिशन में हम लोगों ने समझा था कि फ्रॉम के साथ हम हमेशा प्रेपोजिशन टू को जोड़कर चलते हैं। तो यानी कि आप लोगों का करेक्ट आंसर बनता है फर्स्ट के बाद पी, और दो ऑप्शन में पी लिखा हुआ है, बी या फिर सी ऑप्शन में। अब आगे अगर हम देखने की कोशिश करें, आर ऑप्शन के अंत में लिखा है मस्ट। तो इस मस्ट के ठीक बाद हमें चाहिए मॉडल एक्सिलरी के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं भाई। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का अगर हम यूज करते हैं तो इस हिसाब से शायद बातचीत अपनी क्लियर है, और ये आपका आंसर तैयार हुआ भाई। आर ऑप्शन के ठीक बाद क्यू कौन से ऑप्शन में है, बी या सी? अरे वाह, ये तो दोनों ही चीजें क्लैश हो गई। आर के बाद क्यू दोनों ऑप्शंस में है। अब मुझे ये पूरा ही सेंटेंस पढ़ना होगा। सेंटेंस लिखा है द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इज डिमांडिंग। द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इज डिमांडिंग। बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर बनता है।
अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं प्लीज। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर काम करना शुरू करते हैं। देर आर सम स्टोरीज। अब देखो इस लिखी हुई बातचीत में अगर क्यू ऑप्शन को आप ध्यान से देखें तो रिलेटिव प्रोनाउन का लॉजिक काम कर रहा है, और इस हु के बाद लिखा है हैव, तो इससे ठीक पहले हमें चाहिए नेम ऑफ अ पर्सन, वो भी प्लूरल। आप ध्यान से देखेंगे तो एस ऑप्शन के आखिर में लिखा है, यानी कि क्यू से पहले एस, या फिर अगर मैं कहूं एस क्यू कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी फॉर चाइना। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी आसानी से चीजें समझ आ सकती हैं अगर चीजों को ध्यान से देखा जाए तो। मैंने आज आप लोगों को सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लॉजिक्स फंडामेंटल समझाए हैं। उम्मीद करता हूं चीजों को आप एक बार ध्यान से देखेंगे, आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, फिर मिलते हैं आप लोगों से 10 एक नए प्रयास के साथ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, लव यू ऑल। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। टेक केयर।